नमस्कार। आज तीसरा सप्ताह शुरू हो रहा है जेंडर और साहित्य श्रृंखला का, और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर माला श्रीलाल। प्रोफेसर लाल दिल्ली विश्वविद्यालय की अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर रही हैं, लेकिन उनका इससे बड़ा परिचय ये है कि उन्होंने लगातार जेंडर और साहित्य के सवालों पर विचार किया है। एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व की स्वामिनी है और ऐसी पुस्तकें उनके हाथ में निकली हैं जो हमें हमारी परंपरा के विषय में, हमारे जेंडर के विषय में और उस सबसे हमारा जो संपर्क और सन्निधि है उन सबको जोड़ करके देखना सिखाते हैं। कभी कहा गया था कि अधूरा देखना अश्लील देखना होता है, तो प्रोफेसर मालती लाल का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने हमारे सामने ऐसा विराट कैनवस साहित्य का प्रस्तुत किया है जिसमें हम बहुत सी चीजें एक साथ देख पाते हैं। उनकी 3 पुस्तकों का जिक्र मैं करना चाहूंगी। वैसे उनकी पुस्तकों के कवर आपने देखे होंगे हिंदी कविता के फेसबुक पेज पर, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने सीता रिविजिटिंग ऑफ माइथोलॉजी, इन सर्च ऑफ सीता रिविजिटिंग ऑफ माइथोलॉजी, टैगोर एंड द फेमिनिन, अ जर्नी थ्रू ट्रांसलेशंस एंड फाइंडिंग राधा द क्वेस्ट फॉर लव, यानी तीनों किताबें ऐसी हैं जो हमारे आज के विषय से बहुत करीबी जुड़ी हुई है और जेंडर को उन्होंने कई किताबों की मार्फत देखा है। तो ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर हम आज कई तरह से उनसे संवाद स्थापित कर पाएंगे। आप जो भी साथी अभी जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है। और माला दी, उन्हें मैं अक्सर माला दी कहती हूँ क्योंकि बड़ों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। माला दी, अपनी बातचीत हम इसी बात से शुरू करेंगे कि मुझे बहुत से लोगों ने सुबह जैसे पोस्टर देखा तो मैसेज करना शुरू किया या सवाल पूछे कि बहुत अच्छा विषय आपने चुना है। तो व्रत कथाओं के स्त्रीवादी पाठ पर आपने कैसे विचार करना शुरू किया? रेखा, एक तो जो औरतों के लिए फूड सिक्योरिटी जो इंग्लिश में कहते हैं, या जो कि उनको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है। और मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट के सामने और हमारी सोसाइटी के सामने भी ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और वैसे जो आज का दिन है, शायद आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सितंबर का महीना, सितंबर 2020 को पोषण माह घोषित किया गया है। और इसका तात्पर्य यही है कि खास करके औरत और बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, इसकी किस तरह से गवर्नमेंट इसको इंश्योर कर सकती है और किस तरह से अपने स्कीम्स को अच्छी तरह से चला सकती है। तो आप गवर्नमेंट की इंडिया के आज के इनिशिएटिव को देखें या पिछले 2000, 4000, 200, 500 कुछ भी आप डेट लगा लीजिए, बिल्कुल भृगु सन्यासी के समय से खाना और उसके साथ हमारी मानसिक शांति और शक्ति कुछ जुड़ी हुई चीज है। पर मैं जरा औरत और पुरुष के जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं कनेक्टेड टू मेंटल नीड्स, इसको मैं जरा अलग करना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं पैंडेमिक के बारे में भी पढ़ रही हूँ या गवर्नमेंट के जो अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे कि पोषण अभियान जो है, या ये मिड डे मील का जो है बच्चों के लिए, जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है, इसमें जेंडर डिस्टिंक्शन ज्यादा हम लोग नहीं कर रहे हैं। पैंडेमिक के आंकड़े हम लोग सब देख रहे हैं। क्या हमें बताया जा रहा है या हम पूछ रहे हैं कि इसका असर औरतों के खाने पे, न्यूट्रिशन पे, वेलबींग पे
क्या खास असर पड़ रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज की जो स्थिति है जिसमें कि औरतों की आजीविका, एम्प्लॉयमेंट आदमी की भी गई है, पर औरतों का जब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है या फैमिली की एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, जिसके बारे में हम लोग सब आजकल जरा मतलब सोच में है, औरतों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, खास करके उनके फूड सिक्योरिटी पे। इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट सोचा और मैं इनको व्रत कथाओं से जोड़ना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि खास करके कुछ व्रत कथाएं हैं जो कि औरतों को खाने से डिप्राइव करती हैं, पर उसको एक सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में और कल्चरल प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में लगाती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसा है, जब ये हमने व्रत कथाओं के स्त्रीवादी पाठ की बात की, तो हम देखते हैं कि जितने भी व्रत हैं, उन व्रत में कई सारे व्रत ऐसे हैं जो स्त्रियां करती हैं, और इसलिए करती हैं कि परिवार में कभी पति के सुरक्षा के लिए, कभी उसकी लंबी आयु के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के धन धान्य के लिए। तो हमेशा कुछ ना कुछ, हर महीने में कई दिन ऐसे आ जाते हैं जब स्त्रियां ये व्रत उपवास करती हैं, और कहीं ना कहीं एक डर का तत्व बड़ा हमारे धर्म के साथ जुड़ा रहता है, या इन व्रत कथाओं के साथ जुड़ा रहता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो पता नहीं कौन सा संकट आ पड़ेगा। तो ये मतलब एक तरह से स्त्री की मानसिकता पर दबाव डालता है कि वो ये व्रत करती रहे, और उसे तर्क से कम लेकिन विश्वास से उसे ज्यादा देखें, और वो व्रत कथाएं चलती रहती हैं। तो इस पर आप क्या सोचती हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है और इसके लिए हमें डोमेस्टिक एथिक्स की कुछ बात करनी पड़ेगी। जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो औरत को दिया जाता है और वो उसको स्वीकार भी करती है, ज्यादातर जो परंपरा की स्थिति है उसमें कह रही हूँ। और इसीलिए उस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया है परंपरा में कि ये कुछ व्रत कथाएं हैं जहां आप उपवास करिए और आपके उपवास करने से आपके परिवार का भला होगा, आपके पति का भला होगा, अपने बच्चों का भला होगा। और ये भी है कि पूरी कम्युनिटी में अगर सब औरतें इस विश्वास का पालन करें तो सभी का भला होगा। और आपका ये भी कहना ठीक है कि औरतें चाहे अंदर उनमें इस व्रत कथा में विश्वास है या नहीं, ये तो शायद किसी ने पूछा भी नहीं। और अगर वो सवाल उनके मन के अंदर भी उभर के आता हो तो शायद बाहर से वो तभी भी परंपराएं और व्रत कथाओं का पालन करती रहेंगी, क्योंकि उनके मन में एक डर बैठाया गया है कि अगर ये व्रत कथा तुम नहीं करोगी तो तुम्हारे माध्यम से दूसरों को हानि पहुंचेगी। तो कोई औरत तो ये नहीं चाहेगी कि उसके माध्यम से किसी और को नुकसान पहुंचे, खास करके अपने परिवार के लोगों को। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। एको तो नहीं कर रहा? नहीं। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि आ, ये मतलब साहित्य को पढ़ने की भी एक ट्रेनिंग होती है। जैसे हम कुछ किताबें पढ़ते हैं तब हमारी एक ट्रेनिंग होती है, और इसी तरह से जब हम व्रत कथाएं पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ने की भी एक ट्रेनिंग है। साहित्य को तो हमने जो आधुनिक समय है तब से ही विचार से, प्रश्न से पढ़ना शुरू किया, लेकिन क्या व्रत कथाओं को भी हम प्रश्न से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए,
क्योंकि अक्सर हम कल्चरल प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं पर ये नहीं सोचते कि इसकी शुरुआत कहाँ है, इसकी कहानी क्या है, इसकी परंपरा कहाँ से हमें इसको जोड़ना है। मैंने अभी भृगु की बात करी, ये तैत्तिरीय उपनिषद की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ की ये कहानी हमें मिलती है 2000 BC की बात कर रही हूँ, इतनी पुरानी बात। और मेरे पास ये अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है, मैं ये 4 लाइनें पढ़ रही हूँ। The significance of food. I am the food of life. I am. I eat the food of life. I eat. I link food and water. I link. I am the firstborn in the universe. तो जब खाने के माध्यम को इतना तात्पर्य दिया जा रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो व्रत कथाएं औरत को खाने से वंचित करती हैं, वो क्यों करती है और क्यों वो मान लेती है, क्यों परिवार इसको इनसे ये काम करा रहा है, तो ये परंपरा से किस तरह से जुड़ती है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ व्रत करना कोई ऐसी बात नहीं है, पर क्यों करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल हमें जरूर करना चाहिए। यानी ये भी स्त्री के स्त्रीकरण की एक प्रक्रिया हो गई ना, जैसे आप परिवार में उसे स्त्री बनाते हैं कि ये सब माने। हाँ, स्त्रियां, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ स्त्री ही माने बनाते हैं, सोसाइटी इस माने को बनाती है। हम लोग सब जानते हैं, हम स्टडीज के स्कॉलर हैं, कि पेट्रियार्की में औरत और पुरुष जोड़ के पेट्रियार्की बनती है। पेट्रियार्की सिर्फ आदमियों ने नहीं बनाई है, औरतों ने भी उसमें कंप्लिसिटी रख के, उसको मान के उन परंपराओं को चलाया है। और बहुत कहानियां हैं कि व्रत सिर्फ जो औरत को कहा जा रहा है सिर्फ वो नहीं कर रही है, उससे कराया जा रहा है। खास करके जो आपने पहले कहा, ये फैमिली ओरिएंटेड है, पर जैसे विधवाओं से जो व्रत कराया जाता है, ये नहीं कि वो हमेशा करना चाहती है। और बंगाल में तो चाइल्ड विडोज की बहुत कहानियां हैं, जहां उनको पता ही नहीं कि मुझे क्यों एकादशी का व्रत कराया जा रहा है। तो इन चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए, और लिटरेचर के माध्यम से सोचने का एक बहुत फायदा है कि एक कहानी हमें मिल जाती है, और उस कहानी के अंदर हम कैरेक्टर्स को पाते हैं, और उन कैरेक्टर्स के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि ये परंपरा और ये प्रथा आई कहाँ से, और क्यों ये औरत इस तरह से उस अपने आचार में उसको ला रही है, क्यों कर रही है ये सब, और क्या सोच के कर रही है। मुझे मतलब ख्याल आ रहा है कि करवा चौथ का जो व्रत है उसके पीछे तो एक पूरा बाजार है। हमारी फिल्मों ने उसे इतना फैंटेसाइज किया। तनिष्क अपने मतलब ज्वेलरी वाले ज्वेलरी बेच रहे हैं, गिफ्ट्स वाले गिफ्ट्स बेच रहे हैं। तो पूरा व्रत जो है वो उस आस्था, विश्वास, प्रेम के संबंध से निकलकर बाजार का एक संबंध बन गया है। तो व्रत को पढ़ने की ये भी एक नई दृष्टि जो एक तरह के पॉपुलर कल्चर में आ रही है। तो उसने मतलब उस पूरी चीज को कैसे बदल दिया। अब वो मतलब केवल ना तो फेमिनिस्ट रीडिंग का सवाल रह गया, ना केवल पेट्रियार्की का सवाल रह गया, लेकिन बाजार उसमें बड़ा घुस गया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कमर्शलाइजेशन ने आके कुछ व्रत कथाओं को बिल्कुल मार्केट में डाल दिया है। और जो करवा चौथ का व्रत है उसका ओरिजिन क्या था, उसकी कहानी क्या है, उसको लोग क्यों पालन करते हैं, और अलग अलग रीजन्स में इसके क्या अलग अलग तरीके हैं पालन करने के, ये हम नहीं पूछ रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि करवा चौथ के दिन हमें गिफ्ट क्या मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने हमारी सोच कुछ उस दिशा में बना रखी है। क्योंकि करवा चौथ की जो कहानी है एक नहीं है, काफी अलग अलग तरीके की कहानियां हैं। एक कोर सवाल जो कहानी है वो तो शायद आपको भी पता होगा, जो बाकी सुने हैं शायद उनको भी, पर फिर भी मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जो करवा चौथ की कहानी है इसमें एक राजकुमारी है वीरवती, और उसके 7 भाई हैं, और उसकी शादी हुई है एक राजा के साथ।
जब उसके और उसको कहा गया है कि अगर उनके उस पति के लॉन्जेविटी, लंबी उम्र के लिए अगर उसको कुछ करना है तो उसको दिन भर का व्रत रखना है। अब वो यंग लड़की, उसको भूख लग जाती है और वो सोचती है मैं कैसे करूं, तो उसके जो 7 भाई हैं वो उस पे तरस खाते हैं और कहते हैं कि हम इसको एक चांद दिखा देते हैं। तो चांद तो अभी होगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि एक आईना लिया और एक पीपल के पेड़ के पीछे उस आईना को पकड़ लिया। तो वीरवती ने सोचा कि ये तो चांद है, तो उसने चांद देख के और अपना खाना खा लिया, पर ये तो असली चांद उसे नहीं दिखाई दिया। तो उसके ऊपर यही एक कर्स आया कि अब उसके हस्बैंड की लॉन्जेविटी तो हो नहीं सकती क्योंकि उसने व्रत तोड़ दिया। तो उसके हस्बैंड को बीमारी भी हो गई और एक कोमा में चले गए, और उसको बहुत दुख हुआ कि वो जो आप पहले कह रही थी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली कि मेरी गलती से मेरे हस्बैंड गुजर गए या जो भी है इस तरह से अवश होके पड़े हुए हैं। तो उसने शिव जी और पार्वती जी से मिली और उसने बहुत मिन्नत की कि भैया मेरे हस्बैंड को आप बचा दीजिए। तो उसको ये कहा गया कि पूरा 1 साल इस हस्बैंड की देखभाल करो, और इस हस्बैंड के बदन पे खूब सारे सुइयां लगी हुई थी, एक एक करके धीरे धीरे करके वो सुई निकालो, पूरा 1 साल यही तुम्हें काम करना है। और आखिरी दिन जब वो व्रत का दिन आएगा उस दिन लास्ट वाली सुई निकालना, तो उस दिन उसकी आंख खुल जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, वीरवती ने अपने हस्बैंड की बहुत देखभाल करी, एक एक करके सुई निकाली, पर आखिरी दिन जब वो पूजा की तैयारी करने गई तो एक मेड सर्वेंट थी पैलेस में, उसने जाके और राजा के बदन से वो आखिरी वाली सुई निकाल ली। राजा की आंख खुली, राजा ने मेड सर्वेंट को देख के सोचा कि यही मेरी रानी है। और बेचारी वीरवती वो 1 साल चुप रही और उसको मानना पड़ा कि हस्बैंड जीवित भी हो गए उसके देखभाल से, पर किसी दूसरी औरत को उन्होंने अपनी रानी बना ली। तो आखिरी में वो एक गाना गाने लगी, जो जो उसके शब्द ये हैं, रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। तो राजा ने पूछा ये गाना क्यों गाती हो? तो फिर उसने बताया कि ये गुड़िया जो है ना ये उल्टी हो गई और ये है मेरी कहानी। तो उससे फिर राजा को पता चला कि ये मैंने तो बहुत गलती करी, और भगवानों ने भी फिर वीरवती को मतलब गिव भी कर दिया और वो सब इकट्ठे हो गए, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, जैसे कि हर फोक टेल में होता है। पर ये जो कहानी है इसके पीछे बहुत कुछ प्रिंसिपल्स है जो हमें सोचना पड़ेगा कि राजा ने वीरवती के बदले में और किसी औरत को अपना रानी समझा। वीरवती ने क्या गलती करी? उसके जो 7 भाई थे उन्होंने उसको फॉल्स चंद्रमा दिखाया, तो उसमें उसकी क्या गलती थी? तो आज के दिन में जब हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं या हमें कहा जाता है रखो, तो क्या ये बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए कि ओरिजिनल स्टोरी क्या थी और वीरवती की गलती क्या थी? मैं आपको एक और चीज इसमें जोड़ूंगी, जैसे आपने कहा कि करवा चौथ की अलग अलग कहानी, यहाँ कोई लिख भी रहा है कि ये करवा चौथ की कहानी नहीं, तो अलग अलग जगह पे करवा चौथ की अलग अलग कहानी है। तो इसमें जब राजा अपनी रानी को पहचान नहीं पाता और गोली, मतलब गोली जो दासी है उसको रानी समझ लेता है, तो बाद में राजा एक परीक्षा करता है कि कैसे वो पहचाने कि कौन असली रानी है। तो वो फूलों की एक सेज बिछाता है, और फूलों की सेज जब वो बिछाता है तो जो, और कहता है दोनों को कि इस पर से गुजरो, तो जो दासी है वो फूलों को रौंदती हुई जाती है, और जो रानी है असल में वो फूलों को बचाती हुई जाती है। तो ये वैसी कहानी है जैसे अंग्रेजी में भी हम पढ़ते हैं कि जो प्रिंसेस होगी उसको मटर का दाना भी चुभेगा। तो मतलब ये कहानियां एक एक स्त्री की ऐसी छवि भी बनाती हैं कि भाई जो रानी है वो कितनी नाजुक होगी, वो मतलब एक खास तरह की होगी और वो इस तरह के व्रत निभाएगी। लेकिन वही जो हम बात कर रहे थे कि फिल्मों में, मतलब एक तो करण जौहर की फिल्मों में तो भाई बहुत ही खूबसूरत के हर बार वो लड़की चांद देख रही है और कुछ, और जो कलात्मक फिल्में हैं
उनमें भी जैसे फायर का जिक्र एक बार आपने किया कि उसमें जब करवा चौथ आता है तो वो दोनों लड़कियां क्या सोचती हैं, जो दोनों देवरानी जेठानी है लेकिन बहनों जैसी, मतलब उनके बीच में जो प्यार है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के दुख को समझने का जो भाव है, तो वहां वो इसको बिल्कुल एक अलग तरह से देखते हैं। तो उसमें जो करवा चौथ आता है उसको आप कैसे पढ़ती हैं? दीपा मेहता ने जब फायर बनाया, हमें सबको याद है कि उसके बारे में कितनी कंट्रोवर्सी हुई। और आपने जो सवाल जो पूछा है, ये आज हमारे शीर्षक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है कि परंपरा जकड़न है या मुक्ति। ये जो दो लेडीज हैं दीपा मेहता की कहानी में, एक का नाम है नीता, एक का नाम है राधा, ये यही सवाल पूछ रही हैं। क्योंकि व्रत तो उन्होंने रखा है, पर दिन भर के बाद जब वो ऊपर छत पे जाती हैं और चांद देखने का इंतजार करती हैं, तब उनके मन में ये सवाल आते हैं कि हम ये व्रत क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। और इन दोनों में से एक तो कन्वेंशनल दिखाया है और एक को बिल्कुल रैडिकल दिखाया है। तो फिर जो रैडिकल लड़की है वो पूछने लगती कि जो हस्बैंड मेरे लिए लॉयल नहीं है, मैं उसके लिए क्यों लॉयल बन के और व्रत करूं दिन भर। और दूसरे का भी मन में यही सवाल आता है कि जो मेरा पति, उसको इतना मेरा ख्याल नहीं है कि जो भी रिचुअल है, फेस्टिव है, उसको पार्टिसिपेट करना है, पता नहीं वो पार्टिसिपेट करेगा भी या नहीं। तो इन दोनों एज यू राइटली सेड रिलेटिव्स हैं, देयर सिस्टर्स इन लॉ, उनको ये महसूस होता है कि हम लोग ये किसके लिए कर रहे हैं। और दीपा मेहता ने जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया है कि इन दोनों औरतों में एक आकर्षण भी है एक दूसरे की तरफ, और वो अट्रैक्शन जो एक दूसरे के लिए है, इट्स अ काइंड ऑफ लव एंड डिवोशन, जो कि करवा चौथ के माध्यम से औरतों को सिखाया गया है कि सिर्फ पति के लिए ही होना चाहिए। तो जब ये औरतें राधा और नीता एक दूसरे को चांद देख के मिठाई खिलाती हैं, तो वो सवाल यही है उनके मन में कि परंपरा जकड़न है या मुक्ति। तो फिल्म के माध्यम से, पॉपुलर कल्चर के माध्यम से ये सवाल उठते हैं। इसका जवाब हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक। फिल्म में शायद यही वो बिंदु भी है जो वो तय करती हैं कि जो पति उनके प्रति समर्पित नहीं है वो उस पति को कुछ नहीं मानती, और वो ही बिंदु है जब वो एक दूसरे से प्रेम करने लगती हैं। तो उनका ये जो प्रेम करने का या इस सब का जो जब वो प्रश्न करने लगती हैं, तो वो वहां से मतलब उसे एक अलग ढंग से पढ़ने लगती हैं, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल हमारे मन में आता है कि फिल्मों में एक अभिव्यक्ति है, लेकिन साहित्य में भी इस तरह के, जैसे पहले आपने एकादशी व्रत की बात कही थी कि बंगाल में जो विधवाएं हैं और उनका जो जीवन है वो बार बार एक तरह से एक हाशिए पर चला जाता है, और उनसे इस तरह के कठिन व्रत कराए जाते हैं। ना तो वो बच्ची, क्योंकि वो इतनी कम उम्र की थी, ना तो वो ये समझ पाती है कि विवाहित होना क्या है, ना समझ पाती है कि विधवा होना क्या है, लेकिन एक अभिशाप की तरह व्रत उसके जीवन में 48 घंटे लंबा निर्जला एकादशी वो रखेगी, क्योंकि ये नहीं पता कि एकादशी किस दिन है। तो इस तरह की जो साहित्यिक अभिव्यक्तियां हैं, इनमें से किस किस को आपने अपने इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ा है, उन पर कुछ बात कीजिए। जिस तरह से करवा चौथ एक मैरिटल लाइफ को सेलिब्रेट करता है, एकादशी उसका बिल्कुल ऑपोजिट तरह का व्रत है। वो विडोहुड को एंडोर्स करता है, और खास करके विडोज को बंगाल में एकादशी का व्रत रखना मंजूर कराते हैं। और इसके विषय में कहानियां तो बहुत हैं, पर मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगी। एक तो एकादशी के व्रत की कहानी, ये भी लोगों को नहीं पता है
कि उसमें ये कहा जाता है कि जो सत्य युग था उसमें भगवान नारायण किसी युद्ध में लगे हुए थे और युद्ध से जरा थक के वो विश्राम कर रहे थे। जब वो विश्राम कर रहे थे तो मूरा नाम का एक राक्षस उनको मारने के लिए आया और जो नारायण जी थे वो तो विश्राम करते रहे, पर उनके शरीर से एक यंग लड़की, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि एकादशी जो है वो एक यंग लड़की थी, ये यंग लड़की निकल के आई उनके बदन से और उसने मूरा को दमन किया, मूरा को खत्म किया। तो इससे ये हुआ कि एकादशी को ऐसा उसको एक क्या कहते हैं बून मिला कि हमेशा और हमेशा के लिए तुम्हें मुक्ति मिलेगी, सैल्वेशन जो हम कहते हैं मल्टीपल बर्थ वगैरह से, परमानेंट सैल्वेशन। ये इसका सबसे बड़ा इसको आशीर्वाद दिया गया। तो जो एकादशी का फास्ट है उसके बारे में जो विधवाओं के ऊपर अत्याचार किया गया है सोशली पेट्रियार्कली, उसके बारे में कुछ कुछ कहानियां हैं। एक बहुत जानी मानी कहानी है आशापूर्णा देवी की और उस कहानी का शीर्षक है बीबी बेगमर शिवतला। बीबी बेगम शिवतला मतलब बेगम का शिव मंदिर। तो इसकी कहानी है मुर्शिदाबाद में 19th सेंचुरी के टाइम की और जो नैरेटर है, कहानी जो बताता है, वो एक पुराना टूटा हुआ मंदिर जब देखता है तो उसके मन में ये सवाल आता है कि ये मंदिर बना कैसे और क्या हुआ, इसकी कहानी क्या है। तो उसमें फिर आशापूर्णा देवी पुरानी कहानी को दोहराती हैं कि एक परिवार में दो विधवाएं थी और दोनों ने सब कुछ मान लिया था पेट्रियार्की की तरफ से कि कितने व्रत रखने हैं, कितने अपने डेप्रिवेशंस को मान लेना है। फिर एक बहुत ही कम उम्र की करीब 15 साल की बाल विधवा, गिरिबाला उसका नाम था, वो आके वहां जुड़ी। गिरिबाला की जो माँ थी, ये इन दोनों विधवाओं में से एक जना, उनको ये लगा कि अब मेरी बच्ची भी हम लोगों की तरह पूरी जिंदगी इस जबरन में फंसी रहेगी, इसको मैं कैसे बचाऊं। उसी टाइम ऐसा हुआ कि एकादशी का दिन कुछ ऐसा पड़ा कि सिर्फ एक दिन का व्रत नहीं, वो 2 दिन का व्रत था और उस छोटी सी बच्ची को समझ में नहीं आ रहा था कि न उसको खाना न उसको पानी, वो इस तरह से इसको इस तरह से डबल फास्टिंग में रखा जाएगा। जब कुछ कहना भी चाहती है तो उसको ये कहा गया कि कोई एकादशी के व्रत से कोई औरत आज तक नहीं मरी। अब मेरा कहना है कि और आशापूर्णा देवी जी का भी ये इम्प्लिसिट सब कहना है कि किसने पता किया, किसने आंकड़े रखे कि एकादशी के व्रत से औरतों को क्या होता है, ये विधवा मर जाती हैं या बीमार पड़ जाती है। तो इस माँ ने एक तरकीब निकाली जो कि बहुत ही सुसाइडली कह सकते हैं। उसने बेटी को बोला कि रात को तुम मेरे साथ बाहर जाना और सिर्फ एक साड़ी, सफेद साड़ी अपने साथ लेके जाना, क्योंकि माँ ने देखा था कि गंगा में एक नाव, बाजरा जिसको बंगाली में बोलते हैं, ब्यूटीफुल स्टीमर बोट, और उस पे एक नवाब खड़ा था। तो उसको माँ को लगा कि अगर अपनी लड़की को मैं किसी तरह से इस बाजरा तक पहुंचा दूं तो इसकी शायद मुक्ति हो जाएगी और इस जकड़न से, एकादशी की जकड़न, इस पेट्रियार्की की जकड़न, इससे वो बच जाएगी। तो उसने रात को अपनी बेटी को साथ लेके गई और फिर कहानी हमें डिटेल में नहीं बताती है, सिर्फ ये बताती है कि दूसरे दिन सुबह माँ की मृत शरीर को लोगों ने पाया और उस माँ के मृत शरीर के हाथ में सफेद थान की साड़ी पकड़ी हुई थी। तो जो लोग थे जिन्होंने इस मृत माँ को पाया, उन्होंने यही समझ लिया कि इसकी लड़की भी मर गई होगी और ये लड़की शायद स्रोत में बह गई होगी। उनको कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि माँ ने शायद अपनी बेटी को बचाने के लिए उस बाजरा तक पहुंचा दिया था नवाब के पास। तो ये है कहानी। तो इस तरह की बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं जो कि सवाल उठाती है, जवाब नहीं दे पाती। हाँ बिल्कुल, मुझे एक अरुणा चक्रवर्ती जी की कहानी याद आ रही है। वो कहानी है या उपन्यास का अंश है मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें भी एक राधा रानी है
जिसको माँ चुपके से नींबू दे जाती है कि मतलब हाँ। अगर वो नींबू अपने पास रखेगी तो उसको शायद उतनी प्यास नहीं लगेगी, और फिर वो चुपके से जाके चौके में, और लड़की से रहा नहीं जाता और वो मछली बनी है वो देखती है, वो खा लेती है। लेकिन उसका गिल्ट उस पर इतना ज्यादा है कि उस डर के मारे वो लड़की कुएं तक जाती है और उसमें वो नीचे उतरती है और फिर उसका पांव छूट जाता है और वो मरने की कगार पर है। और फिर उसको ये डर लगता है कि जब उसकी नग्न देह सुबह निकाली जाएगी तो क्या लोग क्या सोचेंगे, और उसे लगता है जैसे दुर्गा माँ उसे ये शाप दे रही है क्योंकि उसने एकादशी के व्रत में खा लिया था चुपके से, तो उसको शायद ये शाप। असल में मैंने ये प्रस्तुति देखी थी, तो जो अरुणा जी के मतलब विनोती चैटर्जी ने इसका ड्रामेटिक रीडिंग किया था, और मुझे याद है जब वो हमारे कॉलेज के ट्रांसलेशन सेंटर में प्रेजेंट हुआ तो इतना स्पेल बाउंड साइलेंस था कि कोई लड़की कुछ बोली ही नहीं जो अटेंड करने वाले थे। तो एक जो प्रभाव है इन सारी चीजों का, तो साहित्य जो है वो इन घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि पढ़ने वाले, लिखने वाला, सुनने वाला, परफॉर्म करने वाला और वो कैरेक्टर, जैसे सबकी जिंदगी से एक अलग चीज होकर गुजरती है। आपने बहुत सुंदर याद दिलाया। वो सीन जो अरुणा चक्रवर्ती की किताब में है वो बहुत ही मार्मिक है। और मैं ये भी कहूंगी कि हमें सोचना चाहिए कि ये सब परंपराएं छूट नहीं गई हैं। हम सोचते हैं हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, एकादशी का व्रत इस तरह से अब कोई नहीं करता, ये तो पुरानी कहानियां, पर नहीं। इसमें मैं आपको प्रोफेसर इंदिरा गोस्वामी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। शायद जो लोग सुन रहे हैं, हम लोग सभी उनको जानते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में MIL डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थी, विधवा थी और खूब बड़ी लाल बिंदी लगाती थी और बड़े तबीयत से रंगीन कपड़े पहनती थी और खास करके लाल कपड़े पहनती। और मैं उनको अच्छी तरह से जान गई और मैं उनकी कहानियां तो खैर पढ़ती ही थी। उन्होंने जो मुझे बताया उनके विधवा होने का जो जो वक्त था और उसके बाद जो उनकी सोच हुई, और वो जैसे वृंदावन में गई, 2.5 साल वृंदावन में रही और अच्छे परिवार से थी। ये नहीं कि किसी ने जबरदस्ती उनको वृंदावन में भेजा, पर वो मुझे कहती थी कि पता है माला, जब ये एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड का देहांत हुआ तो मेरे अंदर से कुछ लगा कि पता नहीं मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ, तो मैं वृंदावन चली जाती हूँ जैसे कि सब बंगाल असम की विधवाएं जाती हैं। मैं वहां जाके ढूंढूं कि क्या हो गया मेरी जिंदगी को। और वो गई वृंदावन। वहां जो 2-2.5 साल रही वृंदावन में, जो उन्होंने आश्रम की लाइफ देखी, जो उसको फॉलो करने की कोशिश की, तो उसका एक क्रिटिक भी उसमें निकला, क्योंकि राइटर तो है, क्रिटिक एनालिसिस तो उनके मन में है। फिर उन्होंने एक नॉवेल लिखा जो कि इंग्लिश में जो अनुवाद है, इन द शैडो ऑफ द ब्लू गॉड। और ये भी बहुत सुंदर नॉवेल इसलिए है क्योंकि वो वृंदावन की लाइफ को, जो विधवाओं का वहां पे रहने सहने का जो तरीका है उसको डिस्क्राइब करता है, पर अपनी क्वेश्चनिंग को भी उसमें डालता है कि किस तरह से प्रीस्ट बिहेव करते हैं विधवाओं की तरफ, किस तरह से उनको भूखा रखा जाता है, किस तरह से आश्रम में इतने घंटे गाने के बाद उनको एक चावल, थोड़ी सी दाल, ये उनको मिलता है। इस तरह से उन्होंने न तो विधवाओं का जो वहां परिवेश है, उन्होंने उसको ग्लोरीफाई किया, न उन्होंने उसको क्रिटिसाइज करके नकार दिया। उन्होंने इतना ही कहा कि मेरा वहां जाना जरूरी था क्योंकि मेरे मन में सवाल थे, और मेरी नॉवेल लिखने के बाद मैं उस एटमॉस्फेयर से निकल के आई और मैंने देखा कि मेरा रास्ता कहीं और है। और मैंने फिर एकेडमिक्स के साथ में जुड़ी और ये विधवाओं के साथ लगी हुई जो प्रैक्टिसेस हैं और ये रिस्ट्रिक्शन है अपने वेशभूषा पे भी, वो भी मैंने छोड़ दिया। तो इसीलिए लिटरेचर और लाइफ का जो मेल है ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा।
और मैंने इंदिरा गोस्वामी से बहुत कुछ सीखा, पर खास करके ये कि जीवन के जो मोड़ है ना, वो औरत खुद अपने को देती है। पेट्रियार्की नहीं देता, पेट्रियार्की सवाल उठाने की कैपेसिटी देता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि हम वो जो बात कर रहे थे, मतलब मुझे नहीं पता कि हमारे जो सुनने वाले जुड़े हैं उन्होंने इस विषय का क्या अर्थ पहले से तय कर रखा था कि व्रत कथाओं की बात होगी या किस तरह से होगी, लेकिन हम उसे जैसे साहित्य से जोड़कर देख रहे हैं और साहित्य में ये सब चीजें कैसे आ रही हैं। जो उदाहरण आपने इंदिरा गोस्वामी का दिया, तो यानी जो लेखक है, जो व्यक्ति है, मतलब उस समय वो लेखक से बढ़कर एक स्त्री है जो अपने आप तय करती हैं कि परंपरा को जकड़न मानना है या मुक्ति मानना है। आपको हैरानी होगी कि यहाँ मैं जो कमेंट्स पढ़ रही हूँ उसमें कुछ दो तरफी बातें आ रही हैं। किसी ने वाटर कहानी, वाटर फिल्म भी याद दिलाई है कि कोई कह रहा है कि फिल्मों की बात करके आप विषय से भटक रहे हैं। कभी कह रहा है कि अब तो स्त्री क्या पुरुष भी व्रत रखते हैं। कोई मतलब करवा चौथ का व्रत आजकल पुरुष भी रख रहे हैं। और कोई कह रहा है कि मतलब बंगाल का नहीं पता, लेकिन मारवाड़ में जो व्रत होते हैं उसमें तो खूब दूध फल घी खाने को दिया जाता है। तो मुझे लगता है सवाल ये नहीं कि आपको क्या खाने को मिल रहा है या क्या खाने को नहीं मिल रहा। सवाल ये है कि ये जो व्रत कथाओं के माध्यम से जो सवाल बनते हैं उन्हें कैसे देखा जाना चाहिए, उन्हें कैसे पढ़ा जाना चाहिए। क्या उससे परंपरा में सीमित कर देना चाहिए? क्या उसी बिंदु से उसकी मुक्ति का सवाल पैदा होने चाहिए, मुक्ति का विचार पैदा होना चाहिए, या फिर इनके साथ साथ पूरी परंपरा को रीडिफाइन किया जाना चाहिए? तो मैदान तो खुला है कि आप उस पर कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो टिप्पणियां आ रही हैं मुझे खास इसलिए आकर्षित करती हैं कि जब भी हम कुछ भी परंपरा से जुड़ी हुई बात कहना चाहते हैं तो एकदम से दो भाग हो जाता है हमारा समाज कि या तो बस उसकी भक्ति करना है, श्रद्धा रखना है, और या फिर उसको नेगेट करना है। लेकिन जिंदगी की वास्तविकताएं इनके बीच होती हैं कहीं। तो आपको क्या कहना है इस पर? जो भी सवाल आपने मुझे बताया स्क्रीन पे आ रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मेरा फोकस व्रत कथाएं हैं जो औरतों को खाने से वंचित करती हैं, उस पे मैं फोकस कर रही हूँ। और मैं ये भी इसमें से निकाल के लाना चाह रही हूँ कि परंपराओं को समझना जरूरी है और उसको हम कितना फॉलो करेंगे ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है। और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, या कितना मानेंगे, या हम क्यों मान रहे हैं। तो ये तो सवाल के तौर पे ही रहेगा। पर लिटरेचर की बात हो रही है, बंगाल की बात हो रही है, क्योंकि हाँ, मेरा एक पाँव बंगाल में, दूसरा पाँव राजस्थान में है। मैं दोनों ही परंपराओं को जानती हूँ अच्छी तरह से। पर बंगाल में एक खूबी और भी है जब हम व्रत कथा की बात कर रहे हैं। एक व्रत है जो कि मुसलमान बंगाली सब रखते थे, अब तो इतना शायद नहीं। आशान बीबी का व्रत, जिसके बाद में वही जोरुना चक्रवर्ती की नॉवेल की आप बात कर रहे थे, इनहेरिटर्स, उसमें है। इसमें जो व्रती है वो लड़की जन्माने से रखना चाहिए या सिर्फ लड़का जन्माने से रखना चाहिए, इसके इस सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। और उसमें जो कहानी है कि एक लड़की है जिसने कि व्रत, एक औरत मदर होने के लिए उसने व्रत रखा था कि अगर मेरा बच्चा होता है तो मैं आशान बीबी का व्रत रखूंगी। और उसकी एक लड़की होती है, वो फिर भी व्रत रखती है। तो लोग कहते हैं अरे लड़की हुई है, तुम क्यों व्रत रख रही हो? तो उसने ये कहा कि मैंने कहा था मुझे एक अच्छा हेल्दी बच्चा चाहिए, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मुझे लड़की या लड़का चाहिए। तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो आपका कहना है ना कि
अरुणा चक्रवर्ती भी बहुत प्रोग्रेसिव राइटर है। उन्होंने भी आशान बीबी के व्रत के डिस्कशन में ये सवाल जोड़ा हुआ है कि औरत क्यों रख रही है व्रत। उसने रखा, पर उसने उसको जस्टिफाई किया कि मुझे हेल्दी बच्चा चाहिए था, मैंने ये अपना जो मैंने प्रण दिया था उसको मैं पूरा कर रही हूँ। तो इसीलिए जो जो सवाल जवाब है परंपरा को लेके, और ये मुक्ति है या जकड़न है, ये हमें समझ के डिसीजन लेना है। राजस्थान की बात पे आते हैं, सबको पता है कि आखा तीज पे वहां क्या होता है। वो व्रत कथा नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में इस वक्त ज्यादा नहीं बताऊंगी। पर जिस सोसाइटी में 4 से 6 महीने के बच्चियों को थाली के ऊपर रख के शादी कराया जाता था किसी जमाने में, और ये मैंने अपने बचपन में देखा है। अब तो वो आउटलॉड हो गया है, इलीगल हो गया है, नहीं होता है, पर आखा तीज पे ये हुआ करता था, हमारी लाइफ टाइम में हुआ है। तो इसीलिए हमें अवेयर होना पड़ेगा कि सिर्फ खाने से डिप्राइव करके औरत के ऊपर ऑपरेशन नहीं होता है, तरह तरह के ऑपरेशन होते हैं। पर आज का जो हम देख रहे हैं सब्जेक्ट, उसमें मैं सिर्फ व्रत कथाएं जिसपे औरतों को खाने से वंचित किया जाता है, इस पे फोकस करना चाहती हूँ। और मैंने आप लोगों को कुछ लिटरेरी एग्जाम्पल्स और पॉपुलर कल्चर फिल्म दीपा मेहता, इसको तो हम लिटरेचर डिपार्टमेंट में ही समझते हैं। पूर्णिमा जी बोल रही हैं कि अब परंपरा का नकार करने वाली स्त्री कभी भी परिवार और समाज की नजरों में भली औरत नहीं समझी जाती। इसके साथ ही परंपरा जकड़न है और इससे मुक्त होने के लिए निरंतर खुद में भी विद्रोह करना होगा, क्योंकि इससे उपजे तमाम तरह के डर आज भी बहुतों के मन में बैठे हुए हैं। अरुणा गुप्ता जी भी कह रही हैं कि सोच बदलना बहुत जरूरी है। परंपरा की जकड़न से छूटना बहुत कुछ अपनी सोच पर निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं जो बात हम कहना चाह रहे हैं वही हमारे सुनने वाले हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और चैताली ने एक बड़ी मार्मिक कहानी अपने घर से लिखी है। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि स्त्री के मुद्दों पर विचार करने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम कहानी की किताब से शुरू करें या थियोरी की किताब से शुरू करें, वो हमारे अपने घर से शुरू होती है। तो चैताली लिख रही है कि मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने कभी अपनी माँ को तामसिक भोजन करते नहीं देखा। उन्हें देखकर लगता था कि अपने भीतर कितनी सारी इच्छाएं दबाए रखी थी। ये बहुत कष्टदायक था मेरे लिए, ऐसा कोई व्रत नहीं था जो वो नहीं करती थी। तो तमाम ये कमेंट्स मैंने आपके सामने रखे कि आप इनसे जुड़ी हुई बात, मतलब आप वही कि जो वो कह रही है, तो हमें उसका पाठ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चैताली ने कहा कि माँ ने कभी ऐसा नहीं किया, तो अपने आप ही जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो जीवन में दिखाई पड़ जाती है। और हम परंपरा से कैसे मुक्त होंगे, ये सवाल सबके मन में जूझ रहे हैं सब लोग शायद इससे। आप बहुत आवश्यक सवाल सभी पूछ रहे हैं। एक तो मैं कहूंगी कि फेमिनिज्म को हमें जरा अच्छी तरह से समझना होगा कि इसमें इतनी रेंज और इतनी वैरायटी है, और जो इंडियन फेमिनिज्म की जो हिस्ट्री है ना, उसको हम इतना नहीं जानते हैं, नहीं सोचते हैं, नहीं पढ़ाते हैं एज टीचर्स। और मैं कहूंगी कि हमें इंडियन फेमिनिज्म के हिस्ट्री को देखना है, साइन पोस्ट को देखना है। मेरे मन में फॉर एग्जाम्पल मैं सरोजिनी नायडू को बहुत बड़ा समझती हूँ, क्योंकि वो एक वुमन लीडर तो थी ही, मैरिड वुमन थी, माँ थी, जिन्होंने अपना कर्तव्य परिवार में निभाया, पॉलिटिक्स में जुड़ी, और लिटरेचर में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया। जब कर पाई तो शायद और भी औरतें कर पाई, उनके दिमाग में कितने सवाल उठे होंगे। पर इंडियन फेमिनिज्म में मैन वर्सेस वुमेन नहीं है, मैन एंड वुमेन टुगेदर मिलके सोसाइटी और परंपरा को जांचना होगा, परंपरा को बदलना होगा। इसीलिए जो रेडिकल फेमिनिज्म का मुद्दा है, ये इंडिया में कभी नहीं चला इतना। पर जो मॉडरेट फेमिनिज्म है, जो फेमिनिज्म धीरे धीरे चेंज लाना चाहती है,
उसमें आप देखिए ये सुभद्रा कुमारी चौहान है, और भी नाम जरूर आएंगे, पंडिता रामाबाई हैं, श्रृंखला की कड़ियां, वो किताब मेरे दिमाग में आती है। ये जो किताबें हैं, हम वेस्टर्न फेमिनिज्म से जरा अलग निकल के अगर हम ये परंपरा देखें और फेमिनिज्म इन इंडिया, हमें बहुत कुछ लीड्स मिलेंगी, बहुत कुछ सोचने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। श्रृंखला की कड़ियां बुआ के सेकंड सेक्स से 7 साल पहले लिखी हुई किताब है, पर हम सेकंड सेक्स की बात करते हैं, जहां फर्स्ट सेंटेंस में ये कहा जाता है कि दैट यू आर बोर्न अ वुमन। वो वुमन और मैन को जो अलग कर दिया है, हमारे जो परंपरा इतना अलग नहीं है, हमारे परंपरा में अर्धनारीश्वर भी है, हम उसको क्यों नहीं मानते? और अर्धनारीश्वर के बारे में बहुत बड़े जाने माने लोगों ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और हमारी परंपरा में सिर्फ नारीवाद और फेमिनिज्म सिर्फ औरतों के मुंह से नहीं आया है, बहुत पुरुष लेखक के मुंह से भी आया है, इसलिए इसको अलग नहीं करिए। जी, जब आपने अर्धनारीश्वर की बात की, मुझे एकदम ध्यान आ गया, पूर्णिमा आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उस दिन भी जुड़ी थी जिस दिन हम सुकृता पॉल कुमार से चर्चा कर रहे थे, और उन्होंने भी अर्धनारीश्वर के इस कॉन्सेप्ट पर काफी बल दिया। तो हमारे किसी साथी ने लिखा कि मैं अर्धनारीश्वर नहीं मानती, क्योंकि इसमें पुरुष ईश्वर है लेकिन स्त्री ईश्वर नहीं है। तो सुकृता ने इस पर ये कहा था कि ना मानना अच्छी बात है, क्योंकि जब हम उस बात को समझते हैं और शब्द को अपर्याप्त पाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम नए शब्दों की खोज करते हैं, तो नए तरह से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष साथ साथ होंगे, तो हम शब्द कोई भी नए चुन सकते हैं। लेकिन ये बात है कि जो भारतीय स्त्रीवाद की अवधारणा है, वो डिस्टर्ब करने से ज्यादा कंस्ट्रक्ट करने पे, नया बनाने पे ज्यादा बल देती है, क्योंकि केवल नकार करने से, तोड़ने से शायद बात नहीं बनेगी, वो सवाल भी करती है, उन सवालों के लिए जूझती भी है, लेकिन शायद हमारी ये कोशिश भी है कि हम अपनी इस लड़ाई में पुरुष को शामिल पाए। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम, जैसे आपने टैगोर की बात की, कि स्त्रीवादी पुरुषों की बात करें। ऐसा थोड़ी है कि पुरुष स्त्रीवादी नहीं हो सकता, जो स्त्री के समान अधिकारों की बात करता है वो स्त्रीवादी पुरुष ही तो है। तो अगर जेंडर के सवालों को स्त्री और पुरुष मिल के सोचें, मिल के ऊपर विचार करें और एक ऐसे समाज की परिकल्पना करें जहां लिंग आधारित असमानताएं खत्म हो सकें, वही हम सबके लिए बेहतर है, और उसी परिकल्पना की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चैताली सिन्हा फिर एक बात लिख रही हैं, वो बार बार वाटर फिल्म का जिक्र कर रही हैं, तो वो भी दीपा मेहता की बनाई हुई फिल्म है। वाटर फिल्म में एक बुजुर्ग विधवा स्त्री की उम्र यही इच्छा रह जाती है कि वो मोतीचूर के लड्डू खाए, और जीवन के अंतिम दिनों में उनकी ये इच्छा बहुत छोटी सी विधवा लड़की चूहिया पूरी करती है, उन्हें चुपके से लड्डू खिलाकर। बहुत ही मार्मिक और बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुरुष और स्त्री को मिलके ही समाज को बदलना है, और इक्वालिटी, इक्विटी की जो बात है, ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। इसके जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो वाटर फिल्म का जो एग्जांपल जिन्होंने दिया, इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि वो जो औरत जो विधवा है बूढ़े उम्र की, उसकी जो चाहत है वो किसने पूरा किया? नेक्स्ट जनरेशन ने किया ना। दैट्स ऑल्सो सिंबल कि अगली पीढ़ी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ऐसी और भी कहानियां, गीता हरिहरन की भी एक बहुत सुंदर कहानी कॉल रिमेन्स ऑफ द फीस्ट, जहां इस तरह की एक बूढ़ी औरत है जो कि खत्म ही होने जा रही है, और उसकी ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड डॉटर लाके उसको मिठाई खिलाती है। तो इस तरह की कहानियां हैं, इसी से हमारी
पहचान, हमारे नए तरीके, हमारे क्रिटिक ऑफ सोसाइटी उसी से आएंगे। और जो मेरी 2 किताबों का आपने जिक्र किया, राधा और सीता पे, उसमें भी हमने, नमिता गोखले और मैंने यही कोशिश करी है कि ये डोमिनेंट फिगर्स हैं हमारी परंपरा में, सीता और राधा, हम इनको दूसरी तरह से देख सकते हैं क्या। और इस दोनों किताबों में यही हुआ कि ये नहीं कि हमने परंपरा को किसी तरह से चैलेंज किया कि उसको नकार दें, पर उस परंपरा को समझने की कोशिश की। और हमारे जो एंथोलॉजी में जिन्होंने लिखा है, जाने माने पुरुष और औरत स्कॉलर, सबने मिलके लिखा है, क्योंकि फोकस की बात है, पर्सपेक्टिव की बात है। फेमिनिज्म इज अ पर्सपेक्टिव। आप सोसाइटी को, फैमिली को, कम्युनिटी को, दुनिया को, आज के पैंडेमिक को किस नजर से देख रहे हैं। अगर आप जेंडर की नजर से देख रहे हैं तो आपके सवाल कुछ इस तरह के होंगे और उसके जवाब भी किसी और तरह के निकलेंगे। और अगर आप पेट्रियार्क की तरफ से दिख रहे हैं तो आपका एम्फेसिस कुछ और रहेगा। तो मैं यही कहूंगी कि फेमिनिज्म को, इंडियन फेमिनिज्म को एक खास दृष्टि से हमें देखना है और उसको आगे लेके जाना है, परंपरा की रीअसेसमेंट, रीविजिट, रीराइटिंग, रीइंटरप्रिटेशन, रीविजनिंग करने में। ठीक, यानी ये बहुत जो हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उसमें यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो औरत की पढ़ाई लिखाई है वो उसे कैसे मजबूत करेगी। तो हर तरह के जो असमानताएं हैं उनमें जब भी जूझने की बात होती है तो शिक्षा एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण का माध्यम बनती है। लेकिन जो बात आप कह रही हैं कि वो एक तरह का उत्तरदायित्व भी है, वो ऐसा उत्तरदायित्व जो हमें तैयार करता है कि हम अपनी परंपरा को नए नजरिए से देखें। और ये बहुत जरूरी है कि हम जिस जगह से देखेंगे, यानी जो हमारा लोकेशन होगा, जो हमारा सोशल पोजीशन होगा, उस जगह से जब हम देखेंगे तो हमारे निष्कर्ष भी नए नए होंगे। इसके साथ ही कुछ और सवाल आ रहे हैं। कुछ सवाल तो और व्रत कथाओं को लेकर हैं, जैसे सत्यनारायण की व्रत कथा है, लक्ष्मी की व्रत कथा है। तो व्रत कथाएं तो बहुत सी हो सकती हैं, उनमें से कौन सी सही है? संतोषी माता की व्रत कथा है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है? ये सब चीजें तो मतलब मुझे लगता है कि ये प्रदेश से जुड़ी होती है कि एक जगह पर एक वर्जन मिलता है उसका, दूसरी जगह पर दूसरा वर्जन मिलता है, और सबके लिए अपने अपने वर्जन सही होते हैं, क्योंकि इसमें कोई सही और गलत की बात नहीं कि कौन सी कथा सबसे सही है। तो ये जो सवाल उठ रहा है कि कौन सी सही है, उसको एक तरह से अगर हम नजरअंदाज भी करते हैं, क्योंकि वो रीजन स्पेसिफिक है, क्षेत्र स्पेसिफिक है, लेकिन किसी ने जो जाहिर की है कि ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए आप इस मंच से कुछ बोलने की कृपा करें। ग्रामीण महिलाओं के साथ मैंने काम बहुत किया है। बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मैंने वॉलंटरी काम राजस्थान में किया भी है, और अब तो मैं काफी टाइम देके कर रही हूँ गिल्ड ऑफ सर्विस के साथ राजस्थान में, खास करके जयपुर और सवाई माधोपुर में। जो आज का सवाल हम देख रहे हैं, ये औरतों के लिए न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार, ये भी इस सवाल से जुड़ा हुआ है। जो औरतें गांव में फॉलो करती है, अक्सर ये होता है कि गांव की औरतें बहुत समझदार होती है। आपने एजुकेशन के बारे में कहा कि हाँ वो जरूरी है, पर एजुकेशन से ज्यादा मुझे लगता है लाइफ विजडम जरूरी है। और राजस्थान के गांव की औरतों में मैंने बहुत लाइफ विजडम देखा है। वो सीधे मैदान पे आ जाती हैं कि हम काम कर लेंगे, आदमी नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे।
ये जागरूकता उनमें है। हालांकि राजस्थान में लिटरेसी रेट इतनी हाई नहीं है। तो मैं ये कहूंगी कि ग्रामीण औरतें और शहर की औरतों को एक दूसरे से समझने की और सीखने की जरूरत है। हम लोग जो शहर में रहते हैं और हमें बहुत कुछ प्रिविलेजेस मिले हैं, एजुकेशन उन प्रिविलेजेस में से एक बहुत बहुत बड़ा हमें मिला है एजुकेशन। पर जो गांव की औरत है वो जिस तरह से छोटी सी चीज को दूसरी तरह से देख के एक उसका रिजल्ट निकलती है, जब बाजरा नहीं है तो जवार, जब जवार नहीं है तो दाल, पर बच्चे भूखे नहीं जाएंगे। अब इसमें सवाल उठता है कि अगर कमी है गांव में तो भूखा कौन जाएगा। इसमें मेरा कहना है कि औरतों को परंपरा ने सिखाया कि हम भूखे जाएंगे। और मेरी बात फिर गवर्नमेंट स्कीम्स पे आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स लागू करी है रूरल डेवलपमेंट और फार्मिंग सेक्टर में। 32 lakhs ऑफ विमेन फार्मर्स इन इंडिया, उनको बेनिफिट मिला है गवर्नमेंट के नए फार्मिंग स्कीम की सब्सिडीज से, और औरतें उसका फायदा उठा रही हैं। तो ये सवाल जो मैं क्या कहना चाहती हूँ रूरल औरतों के बारे में, ये कहूंगी ये हमारी बहनें हैं, कोई सुपीरियर नहीं, कोई इंफीरियर नहीं, और हमें उनके साथ और उनको हमारे साथ हाथ मिला के काम करना है, कंधे से कंधा मिला के काम करना है, तब जाके जेंडर इक्वालिटी हमारे देश में आएगी। अब 3 सवाल और मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रही हूँ, आप कहिए तो मैं तीनों एक साथ कर देती हूँ। तो एक बहुत ही मासूम कमेंट है और मुझे बहुत दिल को छू रहा है। पूर्णिमा लिख रही हैं कि कैसे वो अपने परिवार में रहती थी और उन्होंने व्रत उपवास त्याग दिया, लेकिन अपने आप को इस सब से फिर बहुत अकेला पाया, क्योंकि जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं अगर उसमें ये व्रत और उपवास हो रहा है और आप उसको नकारते हैं तो कैसे वो कम्युनिटी आपको एलिनेट कर देती है, अलग कर देती है। तो मुझे लगता है कि ये इनकी बात बहुत सही है कि कई बार आप उसमें विश्वास करने की वजह से वो नहीं करते हैं, बल्कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप एलिनेट नहीं होना चाहते, अलग नहीं होना चाहते। आप कहेंगे? आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है पूर्णिमा जी ने जो लिखा है, और इसको मैं जरा विस्तार से देखना चाहती हूँ, क्योंकि फेमिनिज्म में हम लोग एक कहते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी और एक होती है इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जो लोनलीनेस की बात है जो पूर्णिमा जी ने कहा है, वो अपने इंडिविजुअल लोनलीनेस की बात कर रही हैं। अगर इसी को हम कलेक्टिव में देखेंगे, जितनी औरतें जहां भी हैं उन्होंने अगर व्रत को रखने से मना कर दिया है तो वो एक कलेक्टिव बन जाता है और एक वो कलेक्टिव सवाल बन जाता है। अब प्रॉब्लम फेमिनिज्म में अक्सर ये आती है कि इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। इसीलिए जो आपने कहा कि बहुत अक्सर ऐसे होता है कि हम नहीं मानते अंदर, फिर भी हम बाहर से उसी प्रथा को फॉलो करते हैं कि हम दूसरों को एलियनेट नहीं करना चाहते, हम दूसरों से अलग भी नहीं होना चाहते। पर मन में तो वो जो आपने ग्रैंडमदर की स्टोरी बताई ना, मन में तो वो एक स्प्लिट आ जाता है ना, और वो स्प्लिट मन में रख के और एक स्प्लिट इंडिविजुअल होना अच्छा है या सबके साथ वही चाल चल के खुश रहना अच्छा है, ये हमको हर एक को सवाल अपने को पूछ के डिसाइड करना पड़ेगा। पर इंडिविजुअल और कलेक्टिव का जो प्रिंसिपल है ये हमें जानना पड़ेगा, और कलेक्टिव को ढूंढना पड़ेगा अगर हमें चेंज लाना है। तो इंडिविजुअली हम बहुत कुछ नहीं कर पाते। चंद्रकांता किंद्रा जी लिख रही हूँ, व्रतों की जकड़न में आज की स्त्री को पुरुष का कैसे सहयोग मिलेगा? सॉरी, आई लॉस्ट योर वॉइस लास्ट बिट। हाँ, वो पूछ रही है कि व्रतों की जकड़न में आज की स्त्री को पुरुष से कैसे सहयोग मिलेगा? पुरुष से कैसे सहयोग मिलेगा? एक तो मार्केट को आप बिल्कुल नकार करिए कि हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें कोई प्रेज नहीं चाहिए क्योंकि हम व्रत कर रहे हैं आपके लिए। ये मार्केट को बिल्कुल व्रत से अलग करना पड़ेगा, मुझे तो ये लगता है।
और दूसरा, मैं जो आपने भी पहले कहा कि काफी पुरुष आजकल करवा चौथ जैसा जो मेजर व्रत है दिल्ली में, पंजाब में हम लोग देखते हैं, हिमाचल में बहुत स्त्री और पुरुष, हस्बैंड वाइफ इससे अलग नहीं होना चाहते। उनको लगता है कि बड़ों को दुख पहुंचेगा, इसलिए कर लेते हैं, पर दोनों एक साथ करेंगे। तो दोनों एक साथ करिए, ये तो अच्छी बात है। अगर करना है दोनों एक साथ करिए, और नहीं तो जो बड़े लोग हैं उनको समझाइए कि भाई इसकी शायद कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप सच्ची मानते हैं तो फिर दोनों करिए, एक दूसरे के लिए करिए। अनीता गोपेश, व्रत जो है वो पुरुषों के लिए बाध्यता नहीं होता, ऐसे में व्रतों को जेंडर इक्वालिटी में कैसे रख पाएंगे? नहीं, सभी चीज कल्चर में बिल्कुल 1 to 1 नहीं होता है। इसमें आपको इक्वालिटी और इक्विटी में फर्क करना पड़ेगा। जेंडर इक्वालिटी में हम सोचते हैं कि मतलब 20% यहाँ है तो 20% यहाँ होना चाहिए, वो नहीं होगा। हमें जेंडर इक्विटी चाहिए कि औरतों को और पुरुष को अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए, पर ये औरत के ऊपर भी निर्भर करता है उस अपॉर्चुनिटी को वो कितना लेती है। चैताली सिन्हा एक और बात लिखी, जब सती प्रथा होती थी कुछ स्त्रियां स्वेच्छा से सती हुई, लेकिन अधिकतर को जबरन सती बनाया गया। ठीक उसी प्रकार ग्रामीण स्त्रियों के संबंध में कहा जाना चाहिए कि व्रत करना स्त्रियों के लिए बाध्यता है। वहां भी स्त्रियां अपने कल्याण हेतु स्वेच्छा से व्रत करना पसंद करती हैं, वहां कोई प्रतिबद्धता नहीं होती। तो दोनों ही बातें वो स्वयं ही कह रही हैं कि मतलब ये है कि कभी जबरन व्रत रखवाए जाते हैं और कभी वो अपनी मर्जी से भी कर लेती हैं। तो दोनों ही बातें अपने अपने आप में सच हैं, उसमें कोई दो राय नहीं कि यही हम तक सच है। दोनों बातें सच है कि कोई अपनी मर्जी से भी करता है, किसी से कराया भी जाता है। पर मैं एक चीज कहूंगी कि ग्रामीण औरतों को और शहरों की औरतों को अलग मत सोचिए। हाँ, जो ये इस विषय पे भी कि मर्जी से कर रहे हैं या क्या या कराया जा रहा है, ये शहर में भी होता है, गांव में भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये मतलब एक किसी ने बीच में लिखा था कि आप जितनी भी बातें कर रही हैं तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप परंपरा को जकड़न ही मानते हैं और मुक्ति नहीं मानते हैं। मतलब उनको हमारी बातचीत में शायद ऐसा लगा कि उसका जवाब आपने पहले भी दिया, लेकिन एक बार फिर अगर इस कार्यक्रम को वो फिर लिख रहे हैं कि अंधविश्वास और मृत्यु का अशिक्षा की वजह से प्रादुर्भाव हुआ है। पूर्व में पति बीमारियों से जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। मतलब वो सारी चीजें अपनी जगह सच ही हैं, लेकिन जो बातचीत हम कर रहे हैं मालादी, मुझे लगता है कि हमें वो फोकस नहीं खोना चाहिए। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जो भी परंपरा है, जो भी हम निभाना है, जो भी हम करना है, उसमें एक तरह से जैसे क्रिटिकल असेसमेंट आप कह रही हैं कि पहले आप जानिए फिर आप स्वीकारिए, उससे परंपरा का ही जो क्षितिज है वो बड़ा होगा। परंपरा के स्वीकार को एक जिसे रीविजिटिंग या रीअसेसमेंट कह रही हैं प्रोफेसर लाल, वही बात है कि परंपरा को जब आप जानेंगे तभी तो आप उसको पुनर्परिभाषित कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए जैसे शहर की स्त्री और ग्रामीण स्त्री में वर्सेस नहीं है, ऐसे ही परंपरा जकड़न या मुक्ति वर्सेस नहीं है। ठीक कह रही हूँ मालादी, आप उसमें कुछ जोड़ना चाहेंगी? मैं थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहूंगी कि किसी ने सवाल उठाया था सती का। हाँ, और मैं तो खैर हुई राजस्थान से, रूप कंवर का केस उस टाइम हम लोग जयपुर में ही थे और बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना। आज तक किसी को नहीं पता कि रूप कंवर खुद सती होना चाहती थी या उनको जबरदस्ती कराया गया।
तो कुछ परंपराएं हैं जिनका कि हम शायद सपोर्ट नहीं दिखा सकते, जैसे कि सती प्रथा है, या चाइल्ड मैरिज है, या चाइल्ड विडो की जो हालत थी, ये भी हमारी परंपराओं में है, जिनकी बात हमने पहले भी आज भी की है। ऐसी परंपराओं का सपोर्ट हम नहीं दे सकते। और लीगली भी इंडिया में जिस तरह के लेजिस्लेशंस है वो बहुत प्रोग्रेसिव है विमेन के लिए, बहुत, पर उनका पालन करना कुछ और बात है। तो वो तो एक तरह की परंपराएं जो मैंने अभी बताई। बाकी जो व्रत कथाएं हैं इनको मैं कहूंगी कल्चरल प्रैक्टिसेस है। इनके बारे में हमें समझना है, सोचना है और अपना डिसीजन है लेना है। इसमें कोई लीगैलिटी की बात नहीं है। जब सती की बात है, चाइल्ड मैरिज की बात है, चाइल्ड विडो की बात है, वो लीगैलिटी है। वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट की बात है, वो परंपरा से अलग होकर अब लीगल इश्यू हो गया है। पर जिस परंपरा की हम आज बात कर रहे हैं वो अभी भी हमारे रेल्म ऑफ चॉइस में है। व्रत कथाएं हमारे रेल्म ऑफ चॉइस में है कि हमें करना है, नहीं करना है, किस तरह से करना है, हस्बैंड को उससे जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, मदर इन लॉ की बात मानना है, नहीं मानना है, ये हमारी रेंज ऑफ चॉइस में है। चॉइस तभी होगा जबकि हम इस परंपरा के बारे में जानेंगे, सोचेंगे, सुनेंगे और अपना डिसीजन लेंगे। जी जी बिल्कुल। तो छोटे से जो हमारा वक्त होता है, मुझे लगता है आज हमने बहुत बातें की, बहुत तरह तरह के सवाल उठाए और छोटे छोटे सवाल जवाब के माध्यम से जैसा आपने पहले कहा था कि हम में से कोई भी चाहे कितना बड़ा स्त्रीवादी है या नहीं है, किसी और के लिए निर्णय नहीं कर सकते हैं। कोई हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि परंपरा को हम कैसे पढ़ें, या परंपरा का स्त्रीवादी पाठ जो है वो परंपरा का निषेध नहीं है। लेकिन सवाल है चेतना का, कि जब हम चेतना से, सजगता से उन चीजों को क्वेश्चन करते हैं, उन पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उन पर बहस करते हैं, उन पर विचार करते हैं, तो हम कई तरह से उसके, जैसे कहना चाहिए कि जैसे अर्थ की गांठें होती हैं, तो हम उन उलझे हुए धागों को कुछ सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे मन में जो चीजें कुछ गिरह बांध चुकी हैं, उस गिरह को खोलने की कोशिश करते हैं। इन सभी संवादों में हमारा यही प्रयास है। और आज जो प्रोफेसर महालक्ष्मी लाल हमारे साथ जुड़ी और इतनी बातें हमने इस माध्यम से की, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और अपने सभी साथियों का भी जो सप्ताह दर सप्ताह, दिन प्रतिदिन हमसे जुड़ते हैं। यकीन मानिए आपका जुड़ना ही हमें ये संबल देता है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाए चलें। और इसी श्रृंखला में कल की कड़ी जो होगी वो साहित्य में दलित स्त्री को लेकर होगी। तो दलित स्त्री की अभिव्यक्ति, एक बारी हम विमल थोराट जी के साथ जुड़ चुके हैं जाति और जेंडर के सवाल पर, और कल बजरंग बिहारी तिवारी और रजनी दिसोदिया के बीच बातचीत होगी साहित्य में दलित स्त्री को लेकर। साहित्य में दलित स्त्री को लेकर वो अनिवार्यता दलित लेखन में ही नहीं है, लेकिन दलित स्त्री की क्या क्या छवि आती है उस पर बातचीत करेंगे कल। तो कल फिर शाम 5 बजे हमसे जुड़िए। और आज के लिए आप सभी का और विशेष रूप से प्रोफेसर महालक्ष्मी लाल का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद रेखा।
हैं।